ನೀಜಿಯೇಂದು ಪಾಡುಮ ನಿರಯೇಂದು ಪಾಡುಮ फूक चला देहरादून पौड़ी जाऊं भाड़मा निजियेंदु पाड़मा नीरायेंदु पाड़मा फूक चला देहरादून पौड़ी जाऊं भाड़मा सब भी कुछ लुटेगी अब त मन भुरेगी पौड़ी माँ सब भी कुछ लुटेगी अब तो मन भूरेगी पौड़ी माँ हम फूका हम भी बस लते देहरादूने धोनी माँ फूका हम भी बस लते देहरादूने धोनी माँ अब तो इन लगुणु जन हम पौड़िया छा खाड़ माँ फूका चला देहरादून पौड़ी जाऊं भाड़ माँ। नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर बड़थाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिलने जा रहे हैं पौड़ी की एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपना पूरा जीवन संगीत के लिए समर्पित किया है, और संगीत भी ऐसा कि जिसकी जो मधुरता है ना, अगर आप सुनेंगे तो कान ऐसे महसूस होता है कि सुनते ही रहें। चाहे पौड़ी की रामलीला हो या पौड़ी के मंच हो, सांस्कृतिक मंच हो, सभी में उनकी जो भूमिका होती है, एक तो हम कहते हैं महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये जो व्यक्ति है, इनकी जो भूमिका है वो अति महत्वपूर्ण होती है। इनका पूरा परिवार संगीतमय है। जब ये बचपन में थे तब से इन्होंने रामलीला के विभिन्न पात्र निभाए, जीवन के भी बहुत सारे पात्र इन्होंने निभाए, चाहे उत्तराखंड आंदोलन रहा हो या उत्तराखंड बनने के बाद पौड़ी बचाने के लिए आंदोलन रहे हों। बेहद सक्रिय भूमिका में ये व्यक्ति रहे हैं। मिलते हैं हम। वैसे मुझे लगता है आपने उनकी आवाज सुनकर पहचान लिया होगा, लेकिन मैं सीधे उनके पास लिए चलता हूं और उन्हीं से आपकी सीधे वार्ता करवाता हूं। चलिए अब आपसे मिलवाते हैं मनोज रावत अंजुल जी से। मनोज रावत अंजुल जी के बारे में मैं क्या बताऊं। आप संगीतकार भी हैं, शायद ही कोई ऐसा वाद्य यंत्र हो जिस पर आपकी उंगलियां न थिरकती हों। आप बहुत अच्छे गीतकार भी हैं, गायक भी हैं, कवि भी हैं, व्यापारी भी हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हैं। तो पौड़ी के लिए उत्तराखंड बनने से पहले भी राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, और उत्तराखंड बनने के बाद भी आज भी पौड़ी के वैभव को, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, उस वैभव को लौटाने के लिए आज भी उसी सक्रियता के साथ हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है मनोज रावत अंजुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद जगत किशोर बड़थाल जी। और सबसे पहले मैं आपके चैनल हिमालय प्लस का बहुत बहुत आभारी हूँ, और कहानी विद जगत किशोर बड़थाल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अंजुल भाई, आप संगीतज्ञ हैं, पौड़ी में आपको लोग संगीत में ज्यादा जानते हैं। मेरे दर्शकों का स्वागत क्या किसी संगीत की धुन से नहीं करेंगे क्या? आप तो गायक भी हैं, गीतकार भी हैं। जी जरूर। आप रचना सुनना चाहेंगे या कोई म्यूजिक पीस जो सुनना आपको चाहेंगे? ठीक लगता है, जो आप चाहते हैं कि मेरे दर्शक सुने। एक म्यूजिक पीस सुना देता हूँ। जी जी क्या बात है, मस्त। देखिए, आपने देखी होंगी मनोज भाई की जो उंगलियां चलती है ना, वो अपने आप में उनको देख के लगता है कि इनको देखते रहे। उंगलियां जब चलती हैं तो पूरी पौड़ी झूम पड़ती है। पता आपको, पौड़ी की जो रामलीला जिसको हम 125 साल में पहुंच गई है, वो रामलीला पहले ऐसी न थी। पहले नौटंकी से शुरू हुई थी। आज जो उसमें राग वगैरह हैं, और जो आज वो पूर्णतया म्यूजिकल रामलीला है, मतलब जिसको हम शास्त्रीय संगीत के साथ जो भरी पड़ी है, उसका लगभग श्रेय जो है हमारे मनोज रावत अंजुल जी को जाता है। अंजुल भाई साहब, कुछ और सुनाओ। एक क्योंकि आप गीत भी गाते हैं, एक गीत सुना दीजिए प्लीज। जी, मैंने
काफ़ी गंभीर गीतों पे काम भी किया है और अपनी संस्कृति को लेके खास तौर से जल जंगल ज़मीन से लेके और अपने जो गांव ग्रामीण क्षेत्र का जो परिवेश है, मैंने तमाम चीज़ों पर गीत लिखे हैं। और गज़लों में भी मेरा काम है, गढ़वाली में मैंने गज़लें भी बहुत लिखी हैं। तो मैं आपको एक पलायन पे मैंने एक गीत लिखा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी ना तू तोड़ी ना, कभी भी ना तू तोड़ी ना, बुन बचाणु छोड़ी ना, कभी भी ना तू तोड़ी ना, बुन बचाणु छोड़ी ना, अपड़ा दिन नी भूली कभी आणु जाणु छोड़ी ना, अपड़ा दिन नी भूली कभी आणु जाणु छोड़ी ना, छोड़ी ना छोड़ी ना छोड़ी ना, छोड़ी ना छोड़ी ना छोड़ी ना, ऊपरी मन ऊपरी मुल्क ऊपरी बाटा, ऊपरी मुल्क ऊपरी बाटा, देखी भाली चली भुला, ऊपरी मन की ऊपरी रीत, देखी भाली चली भुला, देखी भाली चली भुला, कभी उंदरियों दौड़ी ना, कभी उंदरियों दौड़ी ना, वो काली हिटण छोड़ी ना, अपड़ा दिन नी भूल कभी आणु जाणु छोड़ी ना, अपड़ा दिन नी भूल कभी आणु जाणु छोड़ी ना, छोड़ी ना छोड़ी ना छोड़ी ना, छोड़ी ना छोड़ी ना छोड़ी ना। मनोज भाई, आपकी जो बातें हैं या आपके गीत हैं वो पलायन से बहुत अंदर तक जुड़ गए हैं। आप आंदोलनकारी रहे हैं, क्या सोचकर आंदोलन लड़ा था, क्योंकि आप तो प्रमुख भूमिका में रहे हैं? जी, ये 1994 का दौर था और तब हम एक स्टूडेंट हुआ करते थे। लेकिन जब ये आंदोलन की खैर में बहुत लंबी कहानी है, तो जो भी हमें जो उत्तराखंड आंदोलन हुआ वो उससे पहले 3 मांगों के लिए वो अनशन हुआ था वहाँ पे ऑडिटोरियम पौड़ी में। और उसके बाद वो जब लोगों का उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो लोगों ने तो वो राज्य की मांग में परिवर्तित वो हो गई थी और 94 का आंदोलन आप आज भी आप सबके ज़हन में है। तो हमने उसमें बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और एक अनशनकारियों के साथ हम रात दिन वहाँ पे डटे रहते थे और गज़लों और भजनों से उनका मनोरंजन भी किया करते थे। और 7 अगस्त की रात आप जानती हैं कि पुलिस की बर्बरता से जो तमाम आंदोलनकारी पे जो लाठीचार्ज हुआ था और अनशन को तोड़ दिया गया था, उसके बाद जो चिंगारी पूरे उत्तराखंड में जो फूटी थी, तो वो देखने लायक थी। आज भी वो एक इतिहास बन चुका है। तो हम लोगों ने उस दौरान जब कुमाऊं में राज्य प्राप्ति की मांग नहीं थी, हमने तब भी वहाँ पे अलख जगाने के लिए पौड़ी से नैनीताल पद यात्रा की और उसमें हम 14 सदस्य दल भी थे। और तब जाके कुमाऊं में उस राज्य प्राप्ति की जो अलग थी वो जगी और लोगों को समझ आया कि हम अब एक अलग उत्तराखंड पर्वतीय राज्य की मांग करें। और ये मांग हुई, आंदोलन लड़ा गया और आज हमारे सामने उत्तराखंड राज्य है। वो किस स्थिति में है वो आप देख रहे हैं। जो हमारे सपनों का उत्तराखंड था वो आज कहीं दिखता नहीं है। ये सब खामियां रही हैं जो होनी नहीं चाहिए। आपने अभी गीत पौड़ी पे गाया जी, पौड़ी से ही लगभग उत्तराखंड आंदोलन की जो भीषण आग, जो प्रचंड ज्वाला जो जली थी, पौड़ी से जली थी और आप लोग उसके सब साक्षी हैं। आज किस हाल में है पौड़ी? क्या आंदोलन, कभी कभी नहीं लगता कि आंदोलन गलत हो गया? मुझे तो लगता है कि पौड़ी को एक उत्तराखंड आंदोलन जैसा ही उसी की तर्ज पे एक आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं हमेशा उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि उत्तराखंड राज्य बनने के 24 साल बाद भी आप देखिए कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता इतनी है कि यहाँ विकास धरातल पर कहीं दिखता नहीं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने हर संगठनों से जुड़ के इस पौड़ी के लिए आज भी मैं लड़ता हूं, चाहे वो बड़े मोर्चे की लड़ाई हो, छोटे मोर्चे की, मैं हर जगह लामबंद होके इस पौड़ी शहर के अस्तित्व के लिए, क्योंकि पीड़ा है हमारे अंदर, हम यहाँ पले बड़े हैं। तो इस पौड़ी की जो स्थिति आज इतनी दयनीय हो चुकी है कि आप अस्पताल ले लीजिए, आप सड़कें ले लीजिए, आप कोई भी विकास कार्य यहाँ पहुंची ही नहीं, विकास की किरण यहाँ कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो मैं इसके लिए जिम्मेदार उन्हीं जो सत्ताधीशों को मानता हूं जिनके हाथ में हमेशा सत्ता रही, लेकिन पौड़ी का उन्होंने कभी भी पौड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया।
मनोज जी, उत्तराखंड बनने से पहले जो पौड़ी था, क्योंकि मंडल मुख्यालय है, ये जिला मुख्यालय है, यहाँ पर जिला पंचायत का भी मुख्यालय है। पौड़ी जी शहर की बात कर रहा जी। हूँ। और तब का पौड़ी और अब के पौड़ी में कितना अंतर महसूस करते हैं? मैंने बताया तो आपको कि अंतर इतना जो और जो जगहें हैं पौड़ी में राज्य बनने के बाद उनका अपेक्षित विकास हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा ताजुब इसी बात का है कि आप मंडल मुख्यालय की बात करते हैं, आज भी कमिश्नर यहाँ हेलीकॉप्टर से मीटिंगें लेने आते हैं और देहरादून लौट जाते हैं। तो ये सोच आखिर पौड़ी को किस दिशा में लेके जा रही है, पौड़ी के लिए ही क्यों है, पौड़ी में इतना मतलब ऐसा सौतेला व्यवहार आखिर सरकार द्वारा क्यों किया जाता है? पौड़ी से सबसे ज्यादा पलायन हुआ, यहाँ पर एक पलायन का कार्यालय भी खुला था। जी और वो जो जिनके नाम पर वो पलायन का कार्यालय खुला, वो भी इसी पौड़ी के थे। जी। लेकिन वो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो क्या दोषी, ऐसा नहीं लगता आपको कि यहाँ का आदमी भी दोषी है? जी बिल्कुल, दोष हम में भी जरूर होगा, लेकिन सिस्टम की खामियां तो आप देख ही रहे हैं, दोष हम में भी है। अगर पौड़ी पे पलायन की मार इतनी भीषण पड़ी है तो उसके पीछे सबसे बड़ा सुविधाओं का अभाव रहा है। यहाँ अस्पताल की सुविधाएं नहीं है, टेक्निकल संस्थान नहीं है, यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है। तो ये सारी चीजें जो आज बच्चों को अच्छी शिक्षा की जरूरत है, वो उनको मजबूरी में पलायन करना पड़ता है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, इसलिए बाहर अच्छे अस्पतालों में जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी मजबूरी हमें शिक्षा और स्वास्थ्य की रही। आपने ना पौड़ी पे एक गीत लिखा है, जरा उसको सुना दीजिए, फिर उसके बाद कुछ और सवाल करता हूँ मैं आपसे। तो ये जो गीत है, जो गांव की स्थिति, जो पलायन से जो गांव में जो बिल्कुल एक कई तो घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं यहाँ गांव, तो उस स्थिति में मैंने थोड़ा सा एक कल्पना की है। जूंद मोरिया जन बिछन गोत अपड़ी जगह छन, जूंद मोरिया जन बिछन गोत अपड़ी जगह छन, टुक छोड़ी पाड़ू माँ, टुक छोड़ी पाड़ू माँ जलड़ा तखी जमे छन, जूंद मोरिया जन बिछन गोत अपड़ी जगह छन। नीराजी कुराज, नीराजी कुराज इनु राज थोड़ी मांगी छो, नीराजी को राज इनु राज थोड़ी मांगी छो, गौ का गौ खाली इनु काज थोड़ी मांगी छो, सुपुन्य हमर गबे छन गोत अपड़ी जगह छन, जूंदा मोरिया जन बिछन गोत अपड़ी जगह छन। विकास रिंगुण सैरुमा पाड़ो अलजी फैलुमा, विकास रिंगुण सैरुमा पाड़ो अलजी फैलुमा, क्वीच माटा मेलामा क्वी साप सुथरी टैलुमा, क्वीच माटा मेलामा क्वी साप सुथरी टैलुमा, क्या को देली नंगे छन गोत अपड़ी जगह छन, जूंदा मोरिया जन बिछन गोत अपड़ी जगह छन। पाड़ मारयूं बिक्याच आना अर जाना रया, पाड़ मारयूं बिक्याच आना अर जाना रया, देहरादून बसी गया खाना अर कमाना रया, देहरादून बसी गया खाना अर कमाना रया, बहुत बहुत बधे छन गोत अपड़ी जगह छन, जूंदा मोरिया जन बिछन गोत अपड़ी जगह छन, जूंदा मोरिया जन बिछन गोत अपड़ी जगह छन। मनोज भाई, आपने बेहतरीन रचना की है और आपने इन चंद लाइनों में सच कहें तो पूरी हकीकत बयान कर दी है कि आज हमारा पहाड़ किन हालातों में है। मनोज भाई, आप संगीतकार हैं, स्वाभाविक तौर पर आपके लिए इस उत्तराखंड प्रदेश में कोई कमी नहीं है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपका संगीत, क्योंकि आपका हुनर है, वो कहीं भी आपको बहुत सारी ऊंचाइयां दे देगा। पौड़ी से भी ये संस्कृति नगरी है, बहुत सारे लोग इस शहर ने बहुत ऊंची जगह पहुंचाए हैं, लेकिन उन्होंने भी वक्त के हिसाब से पौड़ी की दुर्दशा को देखते हुए पौड़ी को छोड़ दिया। आपने नहीं छोड़ा। अब यूं समझिए कि पौड़ी मुझे इतनी प्रिय रही है, मेरी कर्मस्थली जन्मस्थली, भले मुझे वो मकाम न मिला हो आज अपने गीतों के माध्यम से या अपनी कला के माध्यम से, लेकिन मुझे इतनी संतुष्टि है कि मैं अपने पहाड़ के लिए आज भी गीत लिख रहा हूँ, चाहे वो लोग कम लोगों तक पहुँच रहे हों, लेकिन मेरा क्रिएशन आज भी
रुका नहीं है और मैं संजीदा होके इस शहर में आज भी जीवन यापन चाहे कैसे कर रहा हूँ। लेकिन मैंने पौड़ी का मोह कभी त्यागा नहीं। मेरी सोच रही है कि मैं इसी पौड़ी में कुछ भी करके अपने जीवन बसर करूंगा और अपनी संस्कृति के लिए हमेशा तत्पर होकर काम करूंगा। मनोज भाई, आपने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं आप सुना रहे हैं। आप गायक भी हैं, कवि भी हैं, लेकिन आपकी एक विधा जो सबसे बेहतरीन है और बहुत कम लोगों ने देखी है, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। पौड़ी की रामलीला में आपने बहुत समय, मतलब यानी बचपन से ही एक्टिंग भी की है और आज आप बहुत सारे नए बच्चों को एक्टर के रूप में तैयार कर रहे हैं। क्या कहेंगे? जी देखिए, जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे 94 में एक यहाँ पे एक वर्कशॉप लगी थी। बीएनए भारतीय नाट्य अकादमी ने एक वर्कशॉप की थी, तो उसमें हमने 1.5 महीने का प्रशिक्षण लिया था और एक्टिंग और थिएटर की बारीकियां सीखने का मौका मिला था। उसके बाद एक मौका हमें और मिला 96 में, जो चक्र नाटक लेके आए थे विपिन जी, और वो एनएसडी की जो वर्कशॉप थी उसमें हमने और ज़्यादा बारीकियां सीखी और मुझे फिर एक्टिंग में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और मैं रामला में तो पहले से जुड़ा था, लेकिन रामला में जो मैं किरदार किया करता था उसमें मुझे लगा कि उस किरदार में एक नई जान जरूर आई है। वो चीज़ें, एक्टिंग की जो बारीकियां मैंने सीखी और वो जो सीखी हुई बारीकियां आज मैं यहाँ रामला के आर्टिस्टों को तैयार करने में, वो जो उस समय का सीखा हुआ उनके जरूर काम आता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो थिएटर की बारीकियां आज हम यहाँ बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ये उन्हीं वर्कशॉप की देन है। तो मैं उस समय मैंने काफी नाटक भी किए। सबसे पहला नाटक ताजो मारो यहाँ पे हुआ था, जो बहुत सराहा गया था उस जमाने में। और बल्कि आपके ऑडिटोरियम की जो शुरुआत, जो पहली बार जो ताला खोला था, वो हम ही लोगों ने खोला था और पहला नाटक जो है हम ही लोगों ने वहाँ पे किया था। पौड़ी के तमाम संस्कृति कर्मी और रंगकर्मी उस नाटक में शरीक हुए थे। और उसके बाद चक्र नाटक 96 में हुआ था और उसके बाद एक नाटक का दौर यहाँ पे चल पड़ा था और बहुत सारे 1.5 बीघा जमीन से लेके हमने बड़े साहब, ये सारे नाटकों में मैंने कई किरदार निभाए थे और तमाम पौड़ी के उसमें किरदार रहे हैं। और आज भी कई नाटक संस्थाएं यहाँ पे काम कर रही हैं नाटक के लिए। बहुत अच्छे चित्रकार मनोज भाई, आपने जो यात्रा का जिक्र किया था जब उत्तराखंड राज्य हुआ था, वो यात्रा का कोई अभिलेख है आपके पास? जी, उसमें मैंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसको मैंने सोचा था कि प्रकाशित कराऊं, लेकिन अभी तक करा नहीं पाया। लेकिन वक्त के साथ जरूर करवाऊंगा, कोशिश रहेगी। थोड़ा हमें दिखा सकते तो जी, ये जो हम 14 सदस्यीय इसमें दल शामिल हुआ था, पौड़ी से नैनीताल की पदयात्रा संस्मरण है। ये उत्तराखंड आंदोलन की याद दिलाता है। देख लीजिए, ये आंदोलन लड़ा गया था इसलिए कि हमारे पहाड़ों का विकास होगा, हमारे पहाड़ों का एक नया जीवन मिलेगा। लेकिन वो जीवन किस रूप में मिला है, इसकी कल्पना हमने नहीं की थी। आज पहाड़ केवल सिमट गए हैं 1 और 2 शहरों में। पहाड़, अगर हम गढ़वाल की बात करें तो इन गढ़वाल पर देहरादून हावी है। उसी तरह कुमाऊं की बात करें तो वहाँ नैनीताल, उधम सिंह नगर हावी हो चुके हैं। पूरे पहाड़ को इन 2 और 3 शहरों ने लगभग समाप्त सा कर दिया है। देखिए, वो ये संस्मरण है किस शौर्य के साथ उत्तराखंड का जो राज्य आंदोलन था उसे लड़ा गया था।
ये देखिए ये पूरी टीम थी, क्योंकि पहाड़ में जब गढ़वाल में आंदोलन शुरू हुआ, इस आंदोलन की अलग कुमाऊं में भी जगाने के लिए ये दल निकल पड़ा था। ये इन्होंने देखिए मनोज रावत जी ने कितना सुंदर अभिलेख के रूप में इसको रखा हुआ है। लेकिन आज उन्हें लगता है कि काश ये यात्रा नहीं की होती। उत्तराखंड पौड़ी की हालत देख के लगता है, अन्यथा राज्य किसको बुरा लगता है, लेकिन पौड़ी की हालात देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई है। मनोज भाई जी, क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं उस आंदोलन को और आज को? कुछ शब्द हैं आपके पास पौड़ी के इन हालातों के देखने के बाद? देखिए मैं अब ये सोचता हूँ कि मैं अब निःशब्द हो चुका हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इंतज़ार भी कर लिया है और शहर जो है बिल्कुल हाशिए पे चला गया है। तो ये देखिए जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के कुछ खुद हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि लामबंद होके एक मेरे को तो लगता है कि एक और उत्तराखंड आंदोलन की ज़रूरत इस पौड़ी शहर को है, ताकि यहाँ पे विकास की एक किरण, छोटी-सी किरण भी आ जाए तो हमें उसमें ही संतुष्टि मिल जाएगी, मेरे को लगता है। लेकिन जो सौतेला व्यवहार यहाँ पे पूर्व सरकारों ने किया है वो बिल्कुल भी गले नहीं उतरता। और आज भी हम अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पौड़ी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बात करते हैं कि पौड़ी के का खोया हुआ वैभव कभी लौटेगा, तो दिन प्रतिदिन स्थितियां ऐसी विकट होती जा रही हैं कि मुझे कई बार लगता है कि अब हम बिल्कुल थक चुके हैं, हार चुके हैं। मनोज भाई, हम हारे नहीं हैं, थके नहीं हैं। अगर बात आई है इस शहर ने अगर उत्तराखंड दिया है तो स्वाभाविक तौर पर ये शहर अपनी लड़ाई जरूर लड़ेगा। आप जैसे योद्धा जिस शहर में हो वो शहर कभी हारता नहीं है। अब यकीन मानिए, सारा पहाड़ अगर इकट्ठा हो गया तो स्वाभाविक तौर पर इन पहाड़ों के लिए जो होना चाहिए था और जिस राज्य की कल्पना के लिए जिसका संकल्प के साथ इस उत्तराखंड की मांग की गई थी, उस संकल्प शायद पुनः दोहराने की बात अगर आई है तो कहीं ना कहीं सभी को सोचना पड़ेगा, जहां तक ये आवाज जा रही है। कुछ धुनों के साथ हम फिर अपने दर्शकों को आपकी कुछ धुनें सुनाना चाहेंगे। भाई गजल सुना रहे हैं, सुनिए कितना बेहतरीन इनका गला है। काश इनके मन में भी जो ये भाव आए हैं पौड़ी की पूर्णता देखकर, ये नहीं होते तो मुझे लगता है इन गजलों की जो कीमत थी वो और भी बढ़ जाती। यखोली दुख साणी छे मेमानी बताणी छे निबटणी ते दुख तू एहसान जताणी छे यखोली दुख साणी छे मेमानी बताणी छे लकदक छा फूल फल माया की डाली माँ लो फ्यांदू पर कनमा तुत थोकी हलाणी छे यखोली दुख साणी छे मेमानी बताणी छे मेमानी बताणी छे। बेटू आज भी पकते हैं लेकिन उनको खाने वाला कोई नहीं। सपने आज भी बुने जाते हैं लेकिन उनकी पूर्णता पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। ये पहाड़ अपने उन पहाड़ियों को जो पहाड़ छोड़कर चले गए और भूल गए कि हमारे पहाड़ की संस्कृति क्या थी, हमारे पहाड़ में क्या होता था, अपने रीति रिवाज, अपने तीज त्योहार। अब हम सब उन्हीं विदेशी धरती पर, जिसको हम विदेशी भी कह सकते हैं, उन्हीं पर मनाने में हम सुख महसूस करते हैं। अगर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है कि जिस राज्य के
जिस समाज के संस्कृति प्रेमी अगर सुखी नहीं है तो स्वाभाविक तौर पर वो समाज कहीं ना कहीं शून्यता की तरफ जा रहा है। मिलते हैं हम अगली कहानी के साथ। मेरी और कहानी आपको कैसी लगी, कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल में। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।